तो भाई वेलकम कि आप लोगों का पहला जो है वो क्लास है। हाँ, वेलकम कि आप लोगों की ये पहली क्लास है आज। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता दूं। देखो भैया, तुम तो भाई एकता है पूनम है, इन लोगों को तो ये तो पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता। देखो भाई, ये आपका ये बैच है, ये वाले में आप क्लास चलेगी, ये वाले में लाइव क्लास है। लिटरेचर की क्लास चल रही है, ग्रामर की क्लास ऑलरेडी वीडियो फॉर्म में पड़ी हुई है। ठीक है, आपके पास जो भी जो क्लास है उसका एक फोल्डर मतलब क्लास जो होता है उस क्लास का आपका पास पीडीएफ जो है वो आप लोगों को एक दिन पहले जो है वो डल जाएगी। वैसे तो हफ्ते भर की डलेगी, अभी एक दिन कल और डल जाएंगी। तो जैसे आज जो मुझे स्टार्ट करना है, मैं आप लोगों का जो मैंने एक आप लोगों के कुछ फोल्डर्स बनाए हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ाना है। एक फोल्डर ब्रिटिश हिस्ट्री का बना रखा है, जैसे एंग्लो सेक्सन एज से एलिजाबेथन एज तक, तो उसके सारी आपकी पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल जाएंगी उसमें, और आप उसमें से पढ़ सकते हैं। हम पढ़ाऊँगी मैं, पढ़ने के बाद आप लोग पीडीएफ खोलिए और उसमें को सब पढ़ लीजिए उसको कि भाई इसमें मैम ने क्या बताया, क्या चीज़ है, क्या वो है, सारी चीज़ आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ भाई, सही बल हिंदी समझ में आ रही है? तो आप लोग जो है आज जैसे हम लोगों को जो स्टार्ट करना है अभी, ये आपका जो क्लास है, ये वाली क्लास आप लोग की ये यूट्यूब पे भी जा रही है। यूट्यूब पे भी जो है स्टूडेंट्स देखकर उनको पता चले कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो यूट्यूब पे भी जा रही है। बस दिस क्लास। तो अब मैं आज आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द क्लास? तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्लास में आपका मटेरियल जो है वो ये रहा, जिससे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और ये है आपका मटेरियल जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और मैं जो है आपको पहले सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगी, फिर उसके बाद फिर आप लोग एंग्लो सेक्सन एज के बारे में आप लोगों ने सुना है? एंग्लो सेक्सन एज किसे कहते हैं, और एंग्लो सेक्सन एज इंग्लिश लिटरेचर में क्यों ज़रूरी है? क्या आपको ये वाली बात पता है? चलिए मैं आपको जो है चीज़ें एक एक करके बताना शुरू करती हूँ। अच्छा, जो जो चीज़ें मैं पढ़ाती जा रही हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो भी मैंने जो भी आज पढ़ा कर जाऊँगी, तो एक छोटा सा जो है एक क्वेश्चन आंसर राउंड या सॉर्ट ऑफ टेस्ट जो है वो मैं आपका पढ़ाने के बाद एक 10 मिनट का टेस्ट जो है लूँगी। फिर आप लोग जो है मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे, जिससे कि आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं वो रिवीजन आपका जो है वो होता चले। आर यू रेडी फॉर दैट? सही है? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है? यस मैम क्यों लिख रहे हो? दिक्कत है? अच्छा, रेडी हो? अच्छा, चलो बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मुझे बताना शुरू करना है वो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सबको साफ साफ दिख रहा होगा, एंग्लो नॉर्मन से एलिजाबेथन एज, ये है आपके टॉपिक का नाम। यहाँ पे मतलब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैप्टर सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो आज हम एंग्लो सेक्सन एज और उसके अलावा ब्यूवुल्फ, जैसा आप जानते हैं कि ब्यूवुल्फ के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो बैच है आप लोगों का, ऑब्वियसली जो भी तैयारी कर रहा है बीपीएससी की, वो जूनियर से लेकर पीजीटी लेवल तक की तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब जो लोग पीजीटी की नहीं दे रहे होंगे, चलो जूनियर और टीजीटी की तो दे ही रहे होंगे, कुछ लोग सिर्फ जूनियर भी दे रहे होंगे। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि इसका जो पहले में बीपीएससी में जूनियर में के एग्ज़ाम में, यानी कि जो 6 to 8 का एग्ज़ाम होता है, उसमें उन्होंने कोई लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन इस बार उन्होंने लिटरेचर का क्वेश्चन पूछ लिए, 35 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। अब अगली बार और क्या करेंगे कुछ नहीं पता। टीजीटी में भी उन्होंने अच्छे घुमाकर क्वेश्चन पूछे, पीजीटी में भी अच्छे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो अब आपका ये है कि जो जूनियर लेवल की तैयारी कर रहा है वो ये ना सोचे कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ लूँ और बाकी कुछ ना करूँ। है
यू विल फाइंड एवरीथिंग। जो स्टैंडर्ड रहेगा, मेरा लेवल रहेगा, वो तीनों एग्जाम्स के लिए रहेगा। हो सकता है जो सिर्फ जूनियर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लगे कि भाई ये लेवल हमको अभी समझने में मुश्किल हो रहा है, मगर मैं इतने प्यार से तुमको समझाऊंगी, इतनी प्यार से तुम्हारी खोपड़ी पे हाथ फेर फेर के समझाऊंगी कि तुमको सब कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। बस तुम परेशान मत होना। रेडी? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, और जो पढ़ चुके हैं उनको तो कोई बात, वो तो उनको तो पता ही है मैं क्या करती हूँ, कैसे के पढ़ाती हूँ। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम प्यार से आपको पढ़ाऊँगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज, एंग्लो सेक्सन टू एलिजाबेथन एज है। ये एंग्लो नॉर्मन नहीं है, इसको मैं ठीक करवाऊंगी अभी। एंग्लो सेक्सन टू एलिजाबेथन एज है, एंग्लो सेक्सन टू एलिजाबेथन एज है ये, ठीक है। हाँ मुझे पता है। तो यहाँ पर एंग्लो सेक्सन, अब मैं आपको ये शुरुआत होती है 5th सेंचुरी से, 450 एडी या 5th सेंचुरी से। सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखो कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये समझाती हूँ। देखो ये मान लो ये एक ब्रिटेन नाम की जगह है, ठीक है, डायग्राम से समझना, ये ब्रिटेन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टाइल है, सब कुछ है। अब क्या होता है, जो चीज़ जितनी अच्छी होती है दूसरे का मन करता है ना उसको खाने का, उसको हड़पने का मन करता नहीं करता। तुमने देखा होगा कि जो फलदार वृक्ष होते हैं उसको सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं, है या नहीं? बताओ, बीच बीच में जवाब देते रहो। पढ़ते हैं ना, जो फलदार वृक्ष होते हैं उसको सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। अब मान लो ये पहले ये ब्रिटेन था, ठीक है। ये जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में यहाँ के जो स्थानीय निवासी रहते थे, जो स्थानीय लोग थे, उन स्थानीय लोगों को केल्ट्स कहा जाता था। केल्ट्स या गेलिक, केल्ट्स बोलते थे वो, उनकी जो भाषा थी। स्थानीय, जो ब्रिटेन के स्थानीय लोग, वो भी कहीं से आकर ही बसे थे, मगर जो स्थानीय लोग थे यानी कि काफ़ी स्थानीय लोग जो थे वो उनको केल्ट्स बोला जाता है। तो वो जो है वो इसमें ब्रिटेन में अपना खुशी से रह रहे थे। अब हुआ ये कि यहाँ पर ये जो केल्ट्स थे, ये इनको केल्ट्स भी कहते थे या इनको ब्रिटन्स, ये जो स्थानीय निवासी थे इन्हें केल्ट्स या ब्रिटन्स कहा जाता था। अभी अपना इंग्लैंड, अपना ब्रिटेन में, इंग्लैंड नहीं अभी, ब्रिटेन में आराम से रह रहे थे। अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा उपजाऊ होती है, जितनी अच्छी होती है, यहाँ पर ना बहुत उपजाऊ भूमि थी, सोने का बहुत अच्छा भंडार था, बहुत कुछ था यहाँ ब्रिटेन में। तो लगातार ना इसके ऊपर दूसरे जो कंट्रीज थी वो आक्रमण करने के लिए इनके ऊपर तैयार रहती। बेसिकली जो तब सभी पे जो काबू कर रहा था वो रोम था। अब रोम जो है फाइनली, रोम ने 43 एडी में रोमन्स जो हैं वो ब्रिटेन को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया, ब्रिटेन को उन्होंने जीत लिया, ब्रिटेन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। 43 एडी में किसकी, उसमें किंग क्लॉडियस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं था, लेकिन पूरा जो ब्रिटेन को उन्होंने पूरी तरीके से जो उसके ऊपर कब्जा कर लिया वो 43 एडी में किंग क्लॉडियस ने कर लिया। अब क्या हुआ कि जो स्थानीय निवासी थे वो फिर भी कोई दुखी नहीं थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी कि भाई चलो अगर हमारे ऊपर रोमन्स आ गए, वो रोमन्स के साथ खुश थे। किंग क्लॉडियस जो है किंग क्लॉडियस की अगुवाई में ब्रिटेन के ऊपर रोम का कब्जा हो गया। अब केवल कब्जा ही नहीं हुआ, ब्रिटेन ने क्या करा कि रोम ने क्या करा कि ब्रिटेन को सुरक्षा देनी शुरू करी। भाई जब उसने अपना आधिपत्य कर लिया तो जो और आक्रमणकारी थे उनसे उसने जो है ब्रिटेन की रक्षा करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो इसमें क्या था कि जो रोमन एम्पायर था ना, उसने बहुत दूर तक अपना रोमन एम्पायर फैला रखा था। अब लगातार ना दो जनजातियां थी, उन जनजातियों का नाम था, जो जनजातियां थी वो जनजातियां कौन सी थी, वो थी पिक्ट्स एंड स्कॉट्स। पिक्ट्स एंड स्कॉट्स नाम की जो जनजातियां थी ये लगातार रोमन्स पे आक्रमण करती रहती थी। तो इन्होंने सोचा कि यार हम इंग्लैंड को, ब्रिटेन को बचाएं या फिर हम अपने किंगडम को बचाएं।
इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है ना एक वॉल भी बनाई, एक बहुत बड़ी वॉल बनाई। रोमन्स ने इन जनजातियों से प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी वॉल बनाई। उस वॉल को इन्होंने नाम दिया हाड्रियन वॉल। बहुत बड़ी वॉल बनाई। लेकिन ये जो जनजातियां थी ना, ये भी रुक के ही नहीं दे रही थी। ये जो है रोमन्स के ऊपर जो है लड़ाई कराई जा रही थी, लड़ाई। अब रोमन्स ने सोचा यार हम खुद को बचाएं कि ब्रिटेन को बचाएं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा ब्रिटेन से कि भाई अब अपना तुम डिफेंस जो है वो अपने आप देखो, हम तो जा रहे हैं। तो रोमन्स जो है वो ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। लेकिन कौन सी डेट में गए कि जो है रोमन्स गए 410 एडी में। 43 एडी में तो पूरी तरीके से उन पर कब्जा करा था। 410 एडी में उसको रोमन्स जो हैं वो ब्रिटेन को छोड़कर रोमन्स चले गए। अब रोमन्स चले गए, लेकिन एक बात बताओ, ब्रिटेन तो वो का वही है ना। पहले ब्रिटेन पे कब्जा करा किसने? रोमन्स ने। ब्रिटेन को अन्य जो है आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हाड्रियन वॉल बनाई। ब्रिटेन के स्थानीय नागरिकों को रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा। लेकिन जब धीरे धीरे आक्रमण बहुत बढ़ गए, तो उन्होंने ब्रिटेन से कहा कि भाई हम तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे, हम जा रहे हैं और अब तुम अपना देश कर चले तो यहाँ पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं, तुम अपना देश खुद संभालो। 410 एडी में वो उनको छोड़कर, रोमन्स जो है ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। मैंने जो यहाँ तक बताया, क्या तुम्हें मेरी बात यहाँ तक समझ में आई कि ये ब्रिटेन है या ये ब्रिटेन है? ब्रिटेन के स्थानीय लोगों को केल्ट्स कहा जाता है। 43 एडी में रोमन्स जो हैं वो आए। यहाँ तक मुझे बताओ, अगर सब समझ में आया, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं वो बताओ कि उन्हें ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। कि जो मैंने ये पूरा यहाँ से ये डायग्राम बना के बताया है, वो मुझे बताएं कि जो मैंने ये ब्रिटेन बनाया है और हाड्रियन वॉल है, ये सारी चीज़ आगे बात समझ में यहाँ तक। अब रोमन्स चले गए 410 एडी में, ठीक है। रोमन्स के जाने के बाद बेचारे जो स्थानीय ब्रिटेन के निवासी थे वो रोने लग गए, हम क्या करें, हमारे पास तो कोई वो प्रोटेक्शन। अब खुद सोचो, एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश जो बहुत उपजाऊ हो, जहाँ बहुत सोने के जो है वो भंडार हो और जो डिफेंसलेस हो, तो उसके ऊपर और लोग आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे? जो डिफेंसलेस भी हो आक्रमण करेंगे ना। खुद ही सोचो, सोने का भंडार अगर खुला पड़ा है तो कोई भी उस पर आक्रमण करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो यही हुआ, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ। अब क्या हुआ, अब ये सब तो छोड़ दो, अब दूसरे वो बताती हूँ। अब क्या हुआ कि ये 410 एडी का, ये मान लो ये 410 एडी का ब्रिटेन है। 410 एडी का मतलब होता है 100 प्लस कर देते हैं 5th सेंचुरी। तो ये 5th सेंचुरी का आपका ब्रिटेन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जितने भी ब्रिटेन के स्थानीय नागरिक हैं ये रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि बेचारे ये डिफेंसलेस हो चुके हैं, तो ये रो रहे हैं। ये रो रहे हैं बेचारे, क्या हमारे को छोड़ के क्यों चले गए, रोम वाले हमें छोड़ के क्यों चले गए। अब इनको देख के क्या हुआ कि सबसे पहले जो है पहला जो आक्रमण हुआ वो 5th सेंचुरी में हुआ। पहला आक्रमण हुआ 5th सेंचुरी में, क्योंकि ये देखा भाई ब्रिटेन के तो डिफेंसलेस है। पहला आक्रमण 5th सेंचुरी में हुआ और जितने भी ब्रिटन्स या ब्राइथॉन्स कहा जाता है, इनको अपने ही देश में एक कोने में को डाल दिया गया। अब ये 3 ट्राइब्स आई, एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स। ये 3 ट्राइब्स जो हैं, ये 3 ट्राइब्स ये ना समुद्री लुटेरे थे। बेसिकली ये जो है ना, ये जर्मनिक ट्राइब्स थी। ये तीनों जो हैं ये जर्मनिक ट्राइब्स थी। ये जर्मनी की जनजातियां थी, एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स। इन्होंने इन्वेजन करा, इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर इन्वेजन। आपको पता है जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज से आई है। जो इंग्लिश वर्ड है वो जर्मन लैंग्वेज से लिया गया। तो एंगल्स, सेक्सन्स और जूट्स, ये 3 जर्मनिक ट्राइब्स जो हैं, इन्होंने आक्रमण करना शुरू करा कि ब्रिटेन तो बिल्कुल डिफेंसलेस है। अब उन्हें ये बेसिकली ये भी अपने आप नहीं आए थे, इनको भी बुलाया गया था। इनको ब्रिटेन के एक स्थानीय किंग ने बुलाया था कि भाई आओ, हमारे देश को जो है, हमारे डिफेंसलेस देश है
तो मेरी तरफ से दूसरे राजा से लड़ो। तो इनको बेसिकली बुलाया गया था, हेंगिस्ट और होर्सा के नेतृत्व में ही आए थे। फिर इन्होंने ये देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो लोग आपस में लड़ने में लगे पड़े हैं, तो हम क्या करें, हम क्यों जाएं कहीं और। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और अपना कब्जा जमाते जमाते इन्होंने क्या करा, जो ये ब्रिटेन के स्थानीय नागरिक थे ना, इन बेचारों को एक कोने में को डाल दिया, एक कोने में को डाल गए। बाकी सारे ब्रिटेन पे कब्जा किसका हो गया, ये इन 3 जनजातियों का कब्जा हो गया। ये जो जर्मनिक ट्राइब्स है ना, इन्हें ट्यूटोनिक ट्राइब्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने पूरे ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया। अब चूंकि ये जो एंगल्स थे ये संख्या में बहुत ज्यादा थे, ये संख्या में बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने ब्रिटेन से कहा हटा पर है अपना नाम, हम अपना नाम देंगे। इन्होंने इसका नाम रखा एंगललैंड, जो बदलकर बाद में हो गया इंग्लैंड। तो जो मैं भी आपको बता रही थी कि जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जर्मन लैंग्वेज से बनी है। तो एंगल्स चूंकि संख्या में ज्यादा थे, तो इन्होंने क्या करा, इस ब्रिटेन का नाम बदल के उन्होंने एंगललैंड रखा, जो एंगललैंड बाद में इंग्लैंड जो है वो बन गया। अब यहां तक ये हो गया कि कैसे आए, 5th सेंचुरी में आए। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो ब्रिटन्स थे या ब्राइथॉन्स, जो केल्ट्स जिन्हें कहते हैं, जो ब्रिटेन के स्थानीय नागरिक थे, ये कौन से धर्म में मानते थे। अभी मैंने आपको बताया कौन सा धर्म मानते थे ये, बताओ बताओ कौन सा धर्म मानते थे। क्रिश्चियनिटी। रविशंकर इतना छोटा लिखता है क्रिश्चियनिटी। ये जो 3 ट्राइब्स थी ना, ये जो 3 ट्राइब्स थी, ये सारे के सारे पैगन्स थे। आप पैगन जानते हैं किसे कहते हैं, ये तीनों ट्राइब्स जो है ना ये पैगन्स थी। पैगन का मतलब होता है जो क्राइस्ट को नहीं मानते, जो क्राइस्ट को नहीं मानते, जो क्रिश्चियन नहीं होते, उन्हें पैगन कहा जाता है। तो ये तीनों ट्राइब्स क्या थी, ये पैगन थी, ये क्राइस्ट को नहीं मानते थे। अब ये क्या है, अब रोम ने सोचा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने का काम रोम ही करता था, तो रोम ने सोचा यार इतने लड़ाके हैं, इनके अंदर इतनी ताकत है, अगर इनका साथ हमें भी मिल जाए तो हम कितने मजबूत हो जाएं। अब आपको किसी को अपनी तरफ मिलाना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको किसी कोई व्यक्ति आपको मतलब आपको अपनी तरफ करना हो तो क्या करोगे उसे। जो अधिकतर करा गया है, कॉलोनाइज जब करते तो क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी, उनको धर्म परिवर्तन, ठीक है, रिलीजन। तो ये एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स जो थे ना, ये पैगन्स थे, ये क्राइस्ट को नहीं मानते थे। तो रोम ने सोचा कि हम इन्हें क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करेंगे, और किसके द्वारा करा जाएगा, रोमन मिशनरीज के द्वारा इनको जो है क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करेंगे। अब यहां तक मुझे बात बताओ कि इनका आना ये और वो सब चीज समझ में आ गई हो तो मैं आगे बताऊं। इनका आना और ये सब चीज बात समझ में आ गई हो तो ये जो मैं तुम्हें इतने ऊटपटांग से चित्र बना बना के समझा रही हूं, क्लियर है। अब देखो, अब क्या हुआ कि ये जो इंग्लैंड है या एंगललैंड जिसे कहते हैं, ये जो एंगललैंड है, और इसमें कौन कौन रह रहे हैं, इसमें रह रहे हैं हमारे एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स जो, और थोड़े से केल्ट्स भी जो रह रहे हैं, एंगल, सेक्सन, जूट्स, और थोड़े से हिस्से में केल्ट्स भी रह रहे हैं, ठीक है। ये एंगल, सेक्सन एंड जूट्स रह रहे हैं। अब रोम ने अपनी तरफ से यहां पर रोम ने भेजा, यहां पर मिशनरीज आए। मिशनरीज होती हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। तो मिशनरीज में से सबसे पहले आए यहां पर सेंट ऑगस्टीन, यहां पर आए सेंट ऑगस्टीन आए, और सेंट ऑगस्टीन कब आए, 597 एडी में। आप देख सकते हैं कि 450 एडी में ये लोग आए थे, 450 एडी के कई साल बाद 597 एडी में कौन आए, यानी 6th सेंचुरी में 597 एडी में सेंट ऑगस्टीन जो है उन्होंने एक जिम्मा उठाया कि भाई अब इनको एंगल, सेक्सन्स एंड जूट्स जो कि पैगन्स हैं, हमें इन्हें किस में परिवर्तित करना है, इन्हें क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करना है। इनके पास ये जो थे ना, ये बेसिकली समुद्री लुटेरे थे। इनके जो लैंग्वेज थी
उसमें बहुत कम शब्द थे, र्यून्स लिखा करते थे, बहुत कम शब्द थे इनके पास। इनको लिखना पढ़ना रोमन मिशनरीज ने सिखाया, जो लिखना सिखाया वो रोमन मिशनरीज ने सिखाया। उनको ये कह के धर्म, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा कि उनसे ये कहा कि अगर तुम जो है अभी इतने ताकतवर हो, अगर तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो तो क्राइस्ट तुम्हारी हेल्प करेंगे लड़ने में। नहीं तो इससे पहले तो पता नहीं है होडन और वोडन और बहुत सारे जो है ऐसे देवी देवता की पूजा किया करते थे जो मतलब एंग्लो सेक्सन गॉड्स थे। तो इनसे कहा कि भाई तुम अगर क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित हो जाओगे तो क्राइस्ट तुम्हारी बहुत हेल्प, क्राइस्ट तुम्हारी लड़ने में मदद करेंगे। बेसिकली ये ना लड़ाकू ट्राइब्स थी। तो सेंट ऑगस्टीन ने 597 एडी में बीड़ा उठाया इनको जो है कन्वर्ट करने का, और पहली कैथीड्रल थी यानी कि जो पहला जिसे कहते हैं चर्च था वो बना कहां पर, कैंटरबरी में। कैंटरबरी में कैथीड्रल जो है बना, जहां पर के पहले जो आर्क बिशप थे वो सेंट ऑगस्टीन थे, पहले आर्क बिशप जो है। अब यहां तक जो है ये कैथीड्रल बन गया, यानी कि जो पहला चर्च था कैंटरबरी में बन गया। इनका जो है उसमें कन्वर्ट करने का काम शुरू हो गया क्रिश्चियनिटी में। अब जो मिशनरीज थी उन्होंने इनको केवल कन्वर्ट ही नहीं करा, इनको अल्फाबेट लिखने पढ़ना सिखाया, लैंग्वेज, फिर इन्होंने अपनी जो ब्यूवुल्फ जो है उसको लिखा। ब्यूवुल्फ को के बारे में कहते हैं, ब्यूवुल्फ का कोई ऑथर नहीं है। ब्यूवुल्फ जो कि एंग्लो सेक्सन एपिक है, और ब्यूवुल्फ की मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी 10th सेंचुरी में, शायद उसे 7th सेंचुरी में या 7th सेंचुरी में लिखा गया था, लेकिन उसके ऑथर का नाम नहीं पता, इसलिए हीरो के नाम पर ही उस एपिक का नाम रख दिया गया है। अब धीरे धीरे अब ये जो चीजें थी चल रही थी। अब 8th सेंचुरी में जो नॉर्समैन थे, बेसिकली जो नॉर्समैन ये भी एक लड़ाकू ट्राइब थी नॉर्समैन। अब 7th सेंचुरी आई, 8th सेंचुरी आई। 8th सेंचुरी में जो नॉर्समैन थे, नॉर्समैन जो है इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक करा, और इन्होंने जो है पूरे इंग्लैंड को बेसिकली इन्होंने जो तबाही मचाई ना मोनेस्ट्रीज को, इन्होंने जो मठ थे जो कैथीड्रल थे उनका विनाश करा। जो ये 8th सेंचुरी में नॉर्समैन, ये भी समुद्री लुटेरे थे, ये भी एक लड़ाकू ट्राइब थी। इन्होंने 8th सेंचुरी में पूरे इंग्लैंड को जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया सिवाय साउथ के। और साउथ का जो राजा था वो था किंग एल्फ्रेड। साउथ का राजा था किंग एल्फ्रेड, जो है वो साउथ का राजा था। उसको छोड़कर जहां पर किंग एल्फ्रेड का राज था साउथ में, उसको छोड़ के इन्होंने पूरे इंग्लैंड को मोनेस्ट्रीज ध्वस्त कर दी। इन्होंने खूब जो है वो तबाही मचाई थी 8th सेंचुरी। सिर्फ साउथ में जो किंग एल्फ्रेड वाला हिस्सा छोड़कर, क्योंकि वो उसको नहीं हरा पाए थे, बाकी इन्होंने पूरे उसको जो है बर्बाद कर दिया था। अब आती है इसके बाद हमारी, आगे बढ़ते हैं 300 सेंचुरी आगे, मतलब 9th 10th 11th सेंचुरी में आते हैं। ये एंग्लो सेक्सन एज का एक बहुत बड़ा जो है वो काम हुआ ये कि एक 11th सेंचुरी में एक एंग्लो सेक्सन किंग था, सेकेंड लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग था। मतलब आप ये मान लें ब्रिटेन का एक सेकेंड लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग था जिसका नाम था किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड जो है वो एक एंग्लो सेक्सन किंग थे, इनके कोई बेटा जो है बच्चा नहीं था। तो चूंकि ये जो एंग्लो सेक्सन्स हैं और इनका ये भी समुद्री लुटेरे थे, ये भी जो है ये जर्मनिक ट्राइब्स थी, और इनका जो है ना जो फ्रांस के नॉर्मन्स थे, फ्रांस में जो फ्रांस के थे उनसे इनका रिलेशनशिप था। किंग एल्फ्रेड जो है उनका भी भाई बचपन जो है वो वहीं बीता था। तो उन्होंने जो है फ्रांस के नॉर्मेंडी के राजा से उन्होंने ये वादा किया था कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी से कि भाई क्योंकि मेरे कोई बच्चा नहीं है, किंग एल्फ्रेड ने कहा था, तो मेरे मरने के बाद तुम राजा बन जाना। तो जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी थे यानी कि जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने सोचा कि भाई मैं फ्रांस यहाँ नॉर्मेंडी का तो राजा हूँ ही, अब जब किंग एल्फ्रेड मर जाएगा तो मैं ब्रिटेन का भी राजा बन जाऊंगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मरने से पहले जो किंग एल्फ्रेड, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, किंग एल्फ्रेड नहीं, ये था किंग एल्फ्रेड का ये राजा थे, ये थे एंग्लो सेक्सन एडवर्ड द कन्फेसर, ये थे एडवर्ड द कन्फेसर, किंग एल्फ्रेड नहीं,
एडवर्ड द कन्फेसर। किंग एल्फ्रेड तो साउथ में थे, ये जो राजा थे ये थे एडवर्ड द कन्फेसर। इसको यहां थोड़ा सा मैं बना देती हूँ। 11वीं सेंचुरी में एक राजा थे जिनका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर, वो किंग एल्फ्रेड वेल्फ्रेड बोल गई मैं। एडवर्ड द कन्फेसर जो थे, इन्होंने वादा करा था किससे? ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी से। इन्होंने ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी से वादा किया कि भाई चूंकि मैं एक एयरलेस, मेरे कोई बच्चा नहीं है, तो जो ब्रिटेन इंग्लैंड के राजा मेरे मरने के बाद तुम बन जाना। लेकिन मरने से पहले इन्होंने काम क्या करा कि इन्होंने एक हेरोल्ड नाम के व्यक्ति को, हेरोल्ड जो था उसको इंग्लैंड का राजा बना दिया। एडवर्ड द कन्फेसर 11वीं सेंचुरी के एंग्लो सेक्सन किंग थे। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने, जो उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी से वादा कर दिया कि भाई मेरे जाने के बाद तुम राजा बन जाना। लेकिन हुआ ये कि मरने से पहले उन्होंने हेरोल्ड, जो कि रॉयल ब्लड भी नहीं था, अपने दरबारियों में से एक बच्चे को, एक लड़के को उन्होंने राजा घोषित कर दिया कि इंग्लैंड का राजा मेरे मरने के बाद ये बने। वो तो मर गए, हेरोल्ड राजा बन गया। जो लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग कहलाते हैं वो हेरोल्ड कहलाते हैं। अब जैसे ही ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने कहा भाई फ्रांस पे तो मेरा हक है ही, इंग्लैंड पर भी मेरा हक है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इंग्लैंड पर चढ़ाई कर दी, और जब चढ़ाई करी तो उन्होंने हेरोल्ड को मार दिया, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने। और वो जो लड़ाई है 1066, जो कि इतिहास में एक बहुत ही फेमस डेट है 1066, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसे कहा जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये 11वीं सेंचुरी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है ये 11वीं सेंचुरी में हुई, 1066 यानी कि 11वीं सेंचुरी। ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी जो है वो राजा बने इंग्लैंड के एज वेल एज फ्रांस के। और जो भाषा थी, जो अभी तक ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन, वो भाषा अब बदल के 11वीं सेंचुरी में हो गई फ्रेंच। अब नॉर्मन्स जब आए तो उन्होंने फ्रेंच, सबसे ऊपर की भाषा हो गई फ्रेंच। फिर जो प्रीस्ट वगैरह थे वो बोलते थे लैटिन, और जो गरीब लोग थे वो बोलते थे इंग्लिश। तो इंग्लिश का स्टेटस 11वीं सेंचुरी में बिल्कुल निम्न स्तर का हो गया। तो ये यहाँ से 5th सेंचुरी से लेकर हम 11 तक चले, और जैसे बैटल ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है, जो 1066 में हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और इसके बाद इंग्लैंड पर नॉर्मन्स का शासन जो है वो हो गया। तो अब हम जो लिटरेचर पढ़ेंगे वो इसके बारे में ही जानेंगे। तो बेसिकली पहले मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया कि ब्रिटेन क्या था। ब्रिटेन के ऊपर पहले रोम का शासन था, रोम के बाद जाने के बाद एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स आए। 8th सेंचुरी में इन एंगल सेक्सन जो नॉर्थसमैन थे उन्होंने पूरे इंग्लैंड को बर्बाद करा, सिवाय साउथ को छोड़कर, जिसका राजा एल्फ्रेड था। फिर 11वीं सेंचुरी में जो सेकेंड लास्ट राजा था एडवर्ड, उसके मरने के बाद हेरल्ड राजा बना। लेकिन हेरल्ड को हरा कर, आंख में तीर मार के, जो राजा कौन बना? ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, विलियम द कॉन्करर जिसे कहा जाता है। ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी इंग्लैंड के राजा, फ्रांस के राजा के साथ साथ इंग्लैंड का राजा बना। और इंग्लिश जो है, उसने इंग्लिश की जगह जो भाषा आ गई वो आ गई फ्रेंच। यहाँ तक अब अभी हम जो लिटरेचर के बारे में जानेंगे, ब्यूवुल्फ है या जो भी हम लिटरेचर के बारे में जानेंगे, वो सारा अभी हम ओल्ड इंग्लिश का ये मान के चलिए कि 5th सेंचुरी से 1066 यानी कि 11वीं सेंचुरी तक जो लिटरेचर है वो ओल्ड इंग्लिश था। और 1066 से आगे का जो है वो सारा जो है वो कौन सा हो जाता है? वो लिटरेचर चेंज हो गया। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है। दैट इज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब मुझे बताइए, जो मैंने ये सारी बात समझाई, अब ये सारी चीज़ यहाँ पर भी यही लिखी हुई है, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल चीज़ उसमें बताया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये देखिए कि इंग्लिश जो बने, इंग्लैंड के लोग हैं, कंपोजिट रेस है, जो केल्ट्स, एंगल सेक्सन, डेन्स, नॉर्मन्स, इन सब से मिलकर जो है वो बनी हुई है। तो अब आप ये देखिए कि जो आज के जो इंग्लिश लोग हैं वो किससे? एंगल सेक्सन, जूट्स और केल्ट्स, नॉर्मन्स, डेन्स, इन सब से मिलकर जो है वो बनी हुई। केल्ट्स, मैंने अभी आपको बताया केल्ट्स कौन थे? जो ब्रिटेन के स्थानीय नागरिक थे, उन्हें केल्ट्स जो है वो कहा जाता है। देखिए,
और बाकी की जो है वो ट्यूटोनिक। ट्यूटोनिक का क्या मतलब था अभी मैंने आपको बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूटोनिक? ट्यूटोनिक का मैंने अभी कहा, ट्यूटोनिक मतलब कौन सी थी, कहाँ से आई थी ये वाली ट्राइब्स जो है? जर्मनी। जर्मनी की स्पेलिंग तो ठीक लिखो। ट्यूटोनिक कहाँ से? ट्यूटोनिक ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जर्मनी को जैसे ही स्टार्ट कर दिया बहरे, इतनी भी व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी ना लिखो। GERMANY, जर्मनी। एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स जो थे वो जो है वो थे, बाकी ये सारी जो है जर्मनिक ट्राइब्स थी, ठीक है। अब हम जो है इनके केल्ट्स के बाद के इसके आगे, अब ये देखिए। अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि रोम जो है फाइनली बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन रोम ने 43 AD में ब्रिटेन के ऊपर अपना आधिपत्य करा। तो जो ब्रिटेन के ऊपर आधिपत्य करा वो कौन से राजा के उसमें करा? वीडियो पॉज है क्या? क्लास पॉज हो रखी है? कौन से 43 AD में जब ब्रिटेन को के ऊपर रोम का आधिपत्य हो गया था, तो कि यस दैट इज किंग क्लॉडियस। 43 AD में आए थे किंग क्लॉडियस, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको पता है एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये जो एंग्लो सेक्सन वर्ड जो आजकल हम यूज कर रहे हैं ना, ये एंग्लो सेक्सन वर्ड सबसे पहले नेशनल सेंस में जो यूज किया गया है वो कैम्डन के द्वारा। ये एक लिटरेरी स्कॉलर थे कैम्डन, उन्होंने एंग्लो सेक्सन वर्ड सबसे पहले नेशनल सेंस में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में यूज किया। एंग्लो सेक्सन was the first used in the national sense by scholar Camden in the history of Britain नाम की बुक में। तो ये नहीं है कि कोई भी नाम जो होता है वो पहले से पहले वही अपने आप को नाम दे के चले आते। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि रोमन्स ने एक वॉल बनवाई थी, उस वॉल का क्या नाम बताया था अभी मैंने आपको? रोमन्स ने एक वॉल बनवाई थी इन जनजातियों से, हाड्रियान, HADRIAN, हाड्रियान वॉल। ये देखो, द रोमन्स मेड अ वॉल कॉल्ड द हाड्रियान वॉल ड्यूरिंग द रेन ऑफ Romans. Britain was converted to Christianity. In 410 AD, when the German barbarians threatened the Roman Empire, then Romans left Britain defenseless. Romans ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। पहला इन्वेजन 5th सेंचुरी में हुआ एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिटन्स वर एक्सटर्मिनेटेड, यानी कि अपने ही उससे उनको अपने ही जगह छोड़नी पड़ी। एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स ये सारी जर्मनिक ट्राइब्स थी, और ये हेंगिस्ट लीडर एंगल, हेंगिस्ट और होर्सा इनकी लीडरशिप में आई थी। हेंगिस्ट एंड होर्सा की लीडरशिप में ये एंगल्स एंड सेक्शंस आए थे, हेंगिस्ट एंड होर्सा के लीडरशिप में आए थे। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एंगल्स वर टू मैनी इन नंबर, इसलिए कंट्री को नाम दिया गया था एंगल लैंड जो है वो दिया गया था। ये एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स पैगन थी। पैगन का क्या मतलब बताया था मैंने अभी आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैगन? पैगन, ये नो डोंट जो क्राइस्ट में बिलीव नहीं करते थे। यस, जो क्राइस्ट में बिलीव नहीं करते, एंटी क्राइस्ट नहीं, जिनको पता ही नहीं था क्राइस्ट के बारे में, क्राइस्ट को नहीं मानते, इनको कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में 597 AD में आए थे। कौन? सेंट ऑगस्टीन आए थे। और पहली कैथीड्रल कहाँ बनी थी? वेयर वॉज द फर्स्ट कैथीड्रल बिल्ट? कौन सी जगह पर पहली कैथीड्रल बनाई गई थी? कैंटरबरी, बिल्कुल सही, कैंटरबरी में बनाई गई थी। सेंट ऑगस्टीन आए थे। अगर आपने सेंट ऑगस्टीन का नाम सुना हो, सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी भी जो है वो इन्हीं के नाम पर है, कन्फेशंस। सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी जो है वो इन्होंने लिखी थी, कन्फेशंस जो है, तो वो जो है इनकी, सेंट ऑगस्टीन। उसके बाद 11th सेंचुरी में, ये मैंने आपको बताया ही था कि 11th सेंचुरी में जो एडवर्ड द कन्फेसर थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने हैरल्ड को राजा बनाया, और विलियम द ड्यूक, एक बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई 1066 में, और इस कॉन्क्वेस्ट को कहा जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब आपको मैं यहाँ से इसका लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्सन एज के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्यूवुल्फ के बारे में तो मैं आपको पूरा जो है डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। एंग्लो सेक्सन एज में अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं कि ये 7वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच में लिखी हुई है। 10वीं सेंचुरी में ये एपिक, ये पोयम मिली, मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी।
इसके बारे में किसी को नहीं पता ये लिखी किसने है। तो जो है इसके बारे में जब पता ही नहीं कि लिखी किस लिए है, ना इस पोएम को नाम दिया गया था, तो इसके हीरो के नाम पर ही इसका नाम जो है वो पड़ गया। ये सबसे पहला और ग्रेटेस्ट एपिक है जिसके अंदर 3182 लाइन्स हैं। इसमें 3 नैरेटिव्स हैं, 3 कहानियां हैं, 3 नैरेटिव्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये पोएम 3182 लाइन्स की है। ब्यूवुल्फ उस वॉरियर का नाम है जो स्वीडन से आया था। ह्रोथगर जो डेनमार्क का राजा था, और जैसे ग्रेंडेल नाम का एक मॉन्स्टर परेशान करता था, ब्यूवुल्फ उस मॉन्स्टर को मार के उसने जो है ह्रोथगर को उससे मुक्ति दिलाई थी। ये तो अभी हल्का फुल्का सा है। अभी देखो इसके बाद यहाँ पर एक आपकी नेक्स्ट पोएम है, दैट इज इट इज द अर्लीस्ट पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, विटसिथ। विटसिथ का मतलब है द फार ट्रेवलर, विटसिथ या फार ट्रेवलर। ये एंग्लो से, ये ना सारा ओल्ड इंग्लिश पोएम्स हैं, ये सारी ओल्ड इंग्लिश की पोएम्स हैं। इट इज द अर्लीस्ट पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, द फार ट्रेवलर। इसमें एक ट्रेवलर है जो जर्मनिक लैंड्स में और बहुत सा घूमता है, बहुत सारे प्रिंसेस को जिसने विजिट किया है, और ये उसमें उन राजाओं की कहानी बताता है जिन्होंने उसको बहुत ऑनर जो है वो प्रदान किए हैं। द फार ट्रेवलर, विटसिथ और द फार ट्रेवलर, इसका जो है वो बेसिकली इसमें ना जो मीटर लिखा जाता था, आपको पता है इसमें कौन सा मीटर अपनाया? आजकल कुछ नहीं पता, बीपीएससी में भी क्या पूछ लेंगे। मुझे बताओ इसमें कौन से ये जो पोएम्स लिखी जाती थी ना, आपको पता है किस किस फॉर्म में लिखी जाती थी? मैं ही बता देती हूँ, फिर थोड़ा जब मैं आपसे पूछूं तो आप बता देना, ठीक है? ये जो पोएम्स थी ना इनकी, ये लिखी जाती थी एलिट्रेटिव जो है लाइंस, एलिट्रेटिव। ये जितनी भी पोएम्स होती थी, ये जो एंग्लो सेक्शन है, ये एलिट्रेटिव फॉर्म में लिखी जाती थी। एलिट्रेटिव का, एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम लेटर जो है रिपीट होता है, जैसे सेल्स ऑफ सी, सेल्स ऑफ सी, तो एस और एस, तो ये ना एलिट्रेटिव मेजर में लिखी जाती थी, एलिट्रेशन फॉर्म, एलिट्रेटिव फॉर्म में लिखी जाती थी। जो ओल्ड इंग्लिश पोएम की 2 खूबियां थी। एक, जो ये एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करते थे, कैनिंग्स, इनके फिगर ऑफ स्पीच थी कैनिंग्स। कैनिंग्स का मतलब होता है कंपाउंड, जैसे समुद्र को बोलना वेल रोड, तो 2 वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बोलना, समुद्र के सी के लिए वेल रोड, और राजा के लिए बोलना कि जेम गिवर, तो वो जो है ना उसको कहते हैं कैनिंग्स। तो ये लोग अपनी पोएम्स में कैनिंग्स बहुत यूज करते थे। कैनिंग्स जिसकी स्पेलिंग है ये, कैनिंग्स जैसे कंपाउंड जो है, कंपाउंड उसमें बोला जाता है, कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड से एक वर्ड को बोला जाता है। एक तो ये कैनिंग्स यूज करते थे अपनी उसमें। दूसरा, इनका जो लिखने का तरीका होता था एलिट्रेटिव, ये एलिट्रेटिव फॉर्म में लिखते थे, यानी कि इनके इसमें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इनके पास बहुत सारे शब्द नहीं थे, शब्द नहीं थे इनके पास बहुत सारे, तो कैनिंग्स यूज करते थे और एलिट्रेशन जो है वो यूज किया करते थे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो है डियोर्स लेमेंट। डियोर्स लेमेंट जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इट हैज 42 एलिट्रेटिव लाइन्स, आ गया लिखा हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे ये एलिट्रेटिव लाइन्स क्या होती हैं, तो कम से कम आपको पता है कि ओल्ड इंग्लिश में एलिट्रेटिव लाइन्स में लिखा जाता था, यानी कि सेम लेटर रिपीट हुआ करता था, सेल्स ऑफ सीज और एलिट्रेशन। तो यहाँ इसमें डियोर्स लेमेंट में 42 एलिट्रेटिव लाइन्स हैं, यानी कि जिसमें सेम लेटर रिपीट हो रहा है। ये एक पोएट की कहानी है जिसको जो है एक दूसरे पोएट के द्वारा दरबार से उसको हटा के एक नया पोएट ले आए हैं, और उस नए पोएट का नाम है ह्योरेंडा। ह्योरेंडा जो है वो नए पोएट का नाम है। डियोर्स लेमेंट, डियोर्स लेमेंट एक पोएम है, ये एक ट्रैजिक पोएम है जिसमें 42 लाइन्स हैं एलिट्रेटिव, और ये एक दुखी पोएट की कहानी है जो जिसको अपनी ही जो है अपने ही राज्य से उसको निकाल दिया गया, उससे लग्जरीज वगैरह सब ले ली गई हैं। तो वो जो उसकी पोएम को ये नाम देना चाहता था वो डियोर, वो जो है वो भी नहीं दे पाया, और उसको राज्य से निकाल के उसकी जगह जिस पोएट को रखा गया है उस पोएट का नाम है ह्योरेंडा, ह्योरेंडा, ठीक है। ह्योरेंडा जो है वो उस पोएट का नाम है जिसे डियोर की जगह रखा गया।
अब मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आपका बात समझ में आ गया? मैं सी फेरर के बारे में बताते, क्रिश्चियन पोइट्री और बताती हूँ। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मैं आपको क्रिश्चियन पोइट्री के बारे में बता के ब्यूवुल्फ के बारे में बताऊंगी। पहले बताओ, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मुझे बताओ कि ब्यूवुल्फ जो है उसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है? इन मतलब डिवाइड किया गया, इन हाउ मेनी सेक्शंस ब्यूवुल्फ इज डिवाइडेड? ब्यूवुल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अभी पता ब्यूवुल्फ के बारे में और चीजें आपको पता चलेंगी। ब्यूवुल्फ जो है वो कौन सी सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक लिखी गई है मानी जाती है? 7 से 8th, 7 से 8 से। ब्यूवुल्फ किसने लिखी है? हु इज द राइटर ऑफ ब्यूवुल्फ? नन नहीं, लिखी किसी ने लिखी होगी मगर अननोन राइटर, एनोनिमस राइटर है। ब्यूवुल्फ के जो है एनोनिमस राइटर है। अच्छा, इसके बाद ये लोग एक फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया करते थे एंग्लो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में, उस फिगर ऑफ स्पीच का क्या नाम है? दैट इज केनिंग्स, दैट इज केनिंग्स जो है। अच्छा, इनकी जो डियोर्स लेमेंट है, डियोर्स लेमेंट में कितनी लाइन्स हैं? हाउ मेनी लाइन? 42 लाइन्स हैं, बिल्कुल 42, 43 नहीं 42। और 42 लाइन्स कौन से मेजर में लिखी गई हैं, कौन से उसमें लिखी गई हैं? एलिट्रेटिव, एलिट्रेटिव, एलिट्रेटिव स्टाइल में लिखी गई हैं, बिल्कुल। ए पूनम तू स्पेलिंग ठीक कर ले भाई, हैं कुछ भी लिख दे एलिटा, फिर तो यूं कहेगी मैडम मेरी जो है गलती निकाल रही। वो मैं मान रही हूँ कि जो है टाइपिंग में है, मगर ऐसे तो मत कर, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पर इसमें जो जिसको एक ये जो ह्योरंडा इसमें नाम दिया गया है, ह्योरंडा जो है ये है कौन? हु इज ह्योरंडा इन डियोर्स लेमेंट? हु इज ह्योरंडा? पोएट, बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सी फेरर। सी फेरर एक पोएम जो है, इसमें 124 लाइन्स हैं। इसमें एक समुद्र में घूमने के में का जो समुद्र में यात्रा करने वाला व्यक्ति है, उसने अपनी जो है उसके बारे में बताया है, समुद्री यात्राओं के बारे में। बेसिकली आप इनके जितने भी पोएम्स पढ़ेंगे ना, वो सब समुद्री यात्राओं पर है, क्योंकि ये समुद्री यात्राएं करते रहते थे, लड़ते थे, तो इनकी पोएम्स में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तेरा 124 लाइन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने के लिए सेंट ऑगस्टीन को भेजा गया था, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करा गया। अब देखिए 7th सेंचुरी, 673, 7 से 8th सेंचुरी, सबसे पहले हमारे जो नाम आता है वो बीड का नाम आता है। ये तब सारी एंग्लो सेक्सन थी, जब तक वो पैगन्स थे तब तक की लिखी हुई पोएम्स हैं। जो पैगन थे ना वो ये पोएम तब तक की हैं जब तक वो पैगन थे। उसके बाद जब इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित कर दिया, तो उन पोएम्स को जिस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं वो कौन सी कैटेगरी है? क्रिश्चियन पोएम्स। वो कोई अब यहाँ से क्रिश्चियन राइटर स्टार्ट हो गए। जैसे बीड, बीड को हम कहते हैं वेनरेबल बीड। इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो ये हिस्ट्री है ना, एंगल सेक्शंस एंड जूट्स के बारे में जानना। जैसे अभी आपने देखा होगा बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने किसने लिखी है? क्वेश्चन आया था। तो ये उसका हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने, जेफरे ऑफ मैनमाउथ, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने का द रॉयल हिस्ट्री ऑफ जो है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरीके के, अब ये वो कहाँ से क्या पूछ लेंगे, हालांकि दैट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मगर मैं जो आपको चीज़ें बता के चलूँगी, जैसे अभी ब्यूवुल्फ के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हम ब्यूवुल्फ में भी हमें कितनी चीज़ें पता चल सकती हैं। चूँकि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ऐसा है आपको बहुत ये मान के चलिए गागर में सागर वाला चीज़ जो है वो आपको मिलेगी, कि जिससे आप अपना एग्ज़ाम निकाल लो और जो है और बिना दिमाग पर टेंशन लिए, ठीक है, क्योंकि वो टेंशन तो मेरे को लेनी पड़ती है। बीड जो है इन्हें वेनरेबल बीड कहा जाता है, द फादर ऑफ आवर, इनको जो कहा जाता है वो फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग या फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने ना बेसिकली लैटिन में लिखा है। आपको मैंने बताया था इंग्लैंड को में जब क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करा, रोमन्स ने इन्हें लिखना सिखाया, तो इन्होंने ना लैटिन भाषा यानी कि रोमन्स की भाषा लिखी है। जो लैटिन भाषा है ना वो रोमन्स की है, और उनका सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट वर्क है
वो है द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये 731 में है, 730 यानी कि 8th सेंचुरी में उन्होंने लिखी है। 731 का मतलब 731 AD यानी कि 8th सेंचुरी में। तो इनका जो ये वर्क है एक्लेसियास्टिका हिस्टोरिया, तो ये जो है दैट इज द एक्लेसियास्टिकल, ये तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, यानी कि द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इन्होंने लिखी थी। तब जाकर इंग्लैंड की जड़ों के बारे में पता चला था। उसके बाद एक नेक्स्ट जो क्रिश्चियन राइटर हैं कैडमॉन, इनको एंग्लो सेक्सन मिल्टन कहते हैं। अब एंग्लो सेक्सन, सोचिए मिल्टन तो कब थे, मिल्टन तो 17th सेंचुरी के है ना, और इनको जो है एंग्लो सेक्सन मिल्टन कहा जाता है। क्यों बताओ? इसलिए क्योंकि भाई वो ज़्यादा फेमस थे, तो इनको, क्योंकि इन्होंने भी ना बाइबल की जो कहानी मिल्टन ने ली है, मिल्टन ने कौन सी कहानी ली है? मिल्टन ने कहानी ली है फॉल ऑफ मैन। कैडमैन ने भी बाइबल में से फॉल ऑफ मैन की कहानी उन्होंने ली है। कैडमैन को इसलिए एंग्लो सेक्सन मिल्टन जो है वो कहा जाता है। और इनको जो है इनके कैडमैन के जो मेन वर्क हैं, पैराफ्रेज, जेनेसिस, क्राइस्ट एंड सैटन, डेनियल एंड एक्सोडस, ये इनके वर्क्स हैं। ग्रेट वर्क है उनका पैराफ्रेज। उनके और वर्क्स हैं जेनेसिस, जैसे आप जानते हैं उत्पत्ति यानी कि बाइबल के बारे में उन्होंने बताया, क्राइस्ट एंड सैटन, डेनियल, एक्सोडस। इसी वजह से उनको जो है एंग्लो सेक्सन, कैडमैन को एंग्लो सेक्सन मिल्टन कहा जाता है। उसके बाद उतने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है सिनेवुल्फ, जिनकी पोएम्स का नाम है क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड एलीन। इन पोएम्स पे इनके सिग्नेचर हैं, तो ये माना जाता है ये पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। जैसे अभी आप देखिए एक क्वेश्चन आया था कि सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट किसके द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन आया था, अभी बीपीएससी में ही आया था, सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट किसने लिखी है। तो बात ये होती है कि ये लोग ये भी पूछ लेते हैं कौन से राइटर ने क्या चीज़ जो है लिखी है, जबकि सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट पर्ल पोएट ने लिखी है, एनोनिमस पोएट ने, नहीं पता किसने लिखी है वो। सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट किसने लिखी नहीं पता, वो एक पर्ल पोएट, वो रोमांस है, पर्ल पोएट लिखा करते थे, तो किसी को नहीं पता वो रोमांस लिखा किसने। तो ये आया था कि चौसर को नहीं, चौसर को एट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उस राइटर का नाम ही नहीं पता जिसने ये सर ग्विन एंड द ग्रीन। लेकिन पूछते हैं कि सिनेवुल्फ ने ये जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड एलीन किसकी पोएम्स हैं, तो ये सिनेवुल्फ की पोएम्स हैं। आप अब ये तैयार होके बैठिए कि anything can be asked in the examination, कुछ भी पूछा जा सकता है, and you should be prepared for that। अब मैं इसको थोड़ा सा वो करके पहले मैं ब्यूवुल्फ के बारे में आप लोगों को बता दूं। देखिए ब्यूवुल्फ जो कि एक इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ब्यूवुल्फ के बारे में मैंने ये देखिए पूरा जो है ब्यूवुल्फ के बारे में सारा पूरा ब्यूवुल्फ के बारे में लिया है कि ब्यूवुल्फ है क्या, ब्यूवुल्फ की स्टोरी, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, जो मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें बताई, एक एक पॉइंट अगर क्लियर हो तो आगे हम ब्यूवुल्फ के बारे में, क्योंकि ब्यूवुल्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है और अब मैं आपको ब्यूवुल्फ के बारे में बताना जो है वो चाह रही हूँ। देखो सबसे पहले ब्यूवुल्फ एपिक है। एपिक का मतलब क्या होता है कि एक हीरो की एडवेंचर्स की कहानियाँ, ठीक है। एपिक की एक क्वालिटी क्या होती है कि एपिक जो होता है ना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, यानी कि उसमें राइटर जो होता है ना अपने बारे में नहीं बताता, वो हीरो के बारे में बताता है, ऑब्जेक्टिव हीरो के बारे में बताता है। तो ब्यूवुल्फ जो है ना एक बहुत लंबी पोएम है और ब्यूवुल्फ एक कहानी बताती है एक हीरो और उसके एक्सप्लॉइट्स यानी कि उसकी यात्राओं की। इसको ना फोक एपिक माना जाता है। फोक एपिक जानते हो किसे कहते हैं? एपिक्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिटरेरी एपिक्स, एक होते हैं फोक एपिक्स। जैसे आपने ओडिसी और इनके बारे में सुना, ओडिसी के नाम सुना होगा आपने, होमर के ओडिसी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? ऐसे मत करो कि तुमने ये सुना है ना। तो वो फोक एपिक है, जैसे कहना चाहिए एक होते हैं, एक ट्रेडिशनल एपिक्स होते हैं, एक लिटरेरी एपिक्स होते हैं। ट्रेडिशनल एपिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें जो कहानी कहीं सुनी कहानी होती है वो ही बस राइटर लिखकर उसको आगे बढ़ा देता है, उसमें अपना कुछ ऐड नहीं करता। जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं जैसे कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, इसमें विभिन्न स्रोतों से कहानी ली जाती है और उसके बाद राइटर जो है वो लिखता है, तो वो लिटरेरी एपिक्स होते हैं। ये एक फोक एपिक है, यानी कि पौराणिक कथाओं पर आधारित या जो एक कथा कहानियों पर आधारित ये एक फोक एपिक है। तो इसमें क्या है, फोक टेल्स जो लोक कहानियां हैं
उनको एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी जो ओरली ट्रांसमिट होती चल रही है। और ब्यूवुल्फ में 3182 लाइंस हैं जो वर्नैकुलर यानी कि एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई हैं। 3182 लाइंस, ठीक। ये लैटिन में लिखी हुई नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है। इसमें ब्यूवुल्फ ये नहीं कह सकते कि ब्यूवुल्फ इंफीरियर है, लैटिन से इंफीरियर है, नहीं, ब्यूवुल्फ बहुत सुपीरियर है, क्योंकि जब आप किसी चीज को कॉपी करके यूज लिखते हो ना तो उसमें इतनी फिनेस नहीं आती है जितना जो आपका ओरिजिनल है वो उसमें आती है। ये बात है, देखो, जब तक आपका किसी भाषा पे पूरी तरीके से कमांड नहीं हो जाता, अगर आप भाषा को केवल सीख के लिखने की कोशिश करो तो वो फिनेस नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम अपने इफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश एंड देन वी जो है देन वी प्रोड्यूस आवर थिंग्स इन इंग्लिश, तो वो बहुत अच्छे निकलेंगे। बट अगर हमने अभी नई नई सीखी है और उसके बाद हम लोग जो है उसको इंग्लिश की जगह, हिंदी की जगह इंग्लिश में बोलना शुरू करें, तो तुमको लगता है कि वो उस सुपीरियर क्वालिटी का वो चीज़ बनेगी? नहीं बन पाएगी, बल्कि वो इंफीरियर हो जाएगी। तो ब्यूवुल्फ जो है ना वो कहीं से कहीं तक भी इंफीरियर नहीं है, बहुत सुपीरियर है। ये आज इस एपिक को ओल्ड इंग्लिश का ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। ब्यूवुल्फ में अब आप यहां देखिए एलिजी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्यों है ब्यूवुल्फ में? क्योंकि एलिजी क्या होती है? एक पोयम जो एक मृत व्यक्ति के ऊपर विलाप करती है। ब्यूवुल्फ में आज के वो मानते हैं कि ब्यूवुल्फ में एलिजी का कंटेंट है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में इसका हीरो मर जाता है, तो जो ब्यूवुल्फ है वो मर जाता है, तो उसमें एलिजी के कंटेंट हैं। J.R.R. टोकिन जो कि ऑथर ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नाम की एक बहुत फेमस जो है ट्रायलॉजी लिखी है, वो ये कहते हैं कि ब्यूवुल्फ एक एलिजी से ज़्यादा है, मोर एन एलिजी। ये एलिजी ज़्यादा है, एपिक कम है। मतलब जो ये मिस्टर J.R.R. कहते हैं, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइटर हैं, कि ये एलिजी ज़्यादा है, एपिक कम है। और हालांकि ये इसको सारे क्रिटिक्स नहीं मानते हैं, इसको एपिक ही माना जाता है। सेटिंग अगर हम लें तो ये जो डार्क एजेस यानी कि 500 से 700 यानी कि 6 से 8th सेंचुरी का वो लिया गया है। एक्शन जो है वो पहला डेनमार्क के किंगडम में होता है, और जो कि जिसको रूल कर रहा है ह्रोथगर, और जो आइलैंड ऑफ ज़ीलैंड है, और इसके वो एक बहुत बड़ा सा एक हॉल बनवाता है जिसका नाम है मेड हॉल। ब्यूवुल्फ की ब्यूवुल्फ जो है एक मॉन्स्टर जिसका नाम है ग्रेंडेल, उससे लड़ता है। और ये बाकी की कहानी है। देखिए ब्यूवुल्फ उसके बाद लेक में जाता है, मॉन्स्टर की मदर से जो है लड़ाई करता है। 50 साल बाद फिर एक्शन शुरू होता है गीटलैंड में, और फिर उसके स्वीडन में, जहाँ पे ब्यूवुल्फ जो है एक ड्रैगन से लड़ाई करता है। तो 3 कहानियाँ हैं। पहला ब्यूवुल्फ ग्रेंडेल से लड़ता है, फिर ब्यूवुल्फ जो है ग्रेंडेल की मदर से लड़ता है, और फिर उसके बाद ब्यूवुल्फ जो है 50 साल बाद एक ड्रैगन से लड़ता है। तो 3 कहानियाँ हैं। इसमें मेन कैरेक्टर्स देख लीजिए। ब्यूवुल्फ जो कि इसमें वॉरियर है, उसके बाद ब्यूवुल्फ के बाद जो है जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ह्रोथगर, जो डैनिश किंग है। और वो उसने एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया है हेरट, जहाँ पर वो जो मॉन्स्टर है वो रोज आता है। ग्रेंडेल जो मॉन्स्टर है जो आकर रोज के रोज जो है वो डराता है उसके, और ह्रोथगर के जो जितने भी दरबारी हैं उनमें इसको खा जाता है। ग्रेंडेल की मदर, उसका नाम नहीं है, ग्रेंडेल की मदर है। और ड्रैगन जिसको बाद में जो है ब्यूवुल्फ मारता है। विगलेफ एक वो वॉरियर जो ब्यूवुल्फ की ड्रैगन से लड़ने में मदद करता है। हाइलेक किंग्स ऑफ गीट्स, हाइलेक की वाइफ और क्वीन, ये सारी चीज़ आपके ये PDF है। सन ऑफ हाइलेक, ये सारे के। अनफर्थ एक डैनिश वॉरियर है जो ब्यूवुल्फ से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कहानी जो है सुना रही हूँ, ध्यान से कहानी जो है वो सुनिएगा। और कहानी सुनाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे कहानी सुनाने में, लेकिन सुनानी तो है ही। समरी जो है, चलिए कहानी सुना देती हूँ। और यहाँ तक जो मैंने ब्यूवुल्फ के बारे में बताया, क्योंकि ब्यूवुल्फ को आप देख रहे हैं कि किसने जो है वो इसमें एलिजी के जो है वो एलिजी ज़्यादा माना है।
कुछ क्रिटिक्स ने, और ब्यूवुल्फ में 3 कहानियां हैं, 3182 लाइन से। आप आराम से कहानी सुनिएगा, कहानी सुन के ये आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। सबसे पहले बहुत लंबी बहुत पुरानी बात है, डैनिश मार्शेस में एक मॉन्स्टर का जन्म हुआ। ये मॉन्स्टर जो है वो जन्म, इसको माना जाता है कि ये केन की हेट्रेड, केन जानते हैं, एबल एंड केन कहते हैं। केन जो कि पहला एडम एंड ईव का पहला बच्चा था, और जो पहला मर्डरर भी माना जाता है। केन का नाम सुना है ना आपने, CIN, केन, जो बाइबल में दिया गया है, जो पहला मर्डरर था एबल, जिसने अपने ही भाई की हत्या करी थी, दैट वाज केन। तो ये जो ग्रेंडेल था, ये से कहते हैं कि ये केन की हेट्रेड से पैदा हुआ, केन की हेट्रेड से पैदा हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो नफरत थी। तो वो जो है ना, एक मेड हॉल बनाया गया, एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाया गया है डैनिश किंग के द्वारा, जिसका नाम है हेरेट नाम का। ये देखिए, हेरेट नाम का एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें जो है जो डैनिश किंग ने बनवाया है, ह्रोथगर ने। अब जब तक वो ग्रेंडल नहीं आया था, तब तक सभी लोग बड़े आराम से उस हॉल में इकट्ठा होते, खाते पीते, खुश रहते। बहुत खुशी के दिन जो हैं वो चल रहे थे। इवन ह्रोथगर के किंगडम से पहले उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, सब ने बड़े आराम से जो है वो जिंदगी जी थी। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन अब हुआ क्या कि एक दिन ये जो हंसी खुशी की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, इससे जो हेरेट में जो ये सब कुछ हो रहा था, इससे जो ग्रेंडल था वो चिढ़ गया। उसने कहा मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, बेकार सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये बड़े हंस रहे हैं हेरेट में। तो उसने क्या करा कि जैसे बहुत रात हुई तो ग्रेंडल जो है वो हेरेट में घुसा, और उसने एक साथ 30 वॉरियर, ह्रोथगर के 30 वॉरियर्स को मार दिया। 12 साल तक रोज ग्रेंडल आता। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब 12 साल तक रोज ग्रेंडल आ रहा है तो तुम जा क्यों रहे हो हेरेट में। मैं कहा नहीं, हमको तो जाना है हेरेट में। वो रोज, वो जो मेड हॉल बनाया गया था, जो कि बहुत बहुत बड़ा हॉल था, वो रोज हेरेट में 12 साल तक ग्रेंडल रेड करता रहा। ग्रेंडल 12 साल तक किंग ह्रोथगर के लोगों को मारता रहा। अब लोग डरने लगे, तो ईस्ट में लैंड ऑफ गीट्स में, सदर्न स्वीडन में एक बहुत महान और बहुत ही होशियार, बहुत ही ज्यादा जो है जिसे कहना चाहिए ताकतवर एक वॉरियर था, जिसका नाम था ब्यूवुल्फ, जो कि हाइलेक नाम के राजा का नेफ्यू था। जब उसने ये सुना कि हेरेट में इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, तो उसने अपने साथ 14 लोग लिए और वो ह्रोथगर की मदद करने के लिए पहुंच गया। जब वो मदद करने के लिए पहुंचा, ह्रोथगर जो है जब वो ह्रोथगर की मदद करने के लिए पहुंचा, तो वहां पर ब्यूवुल्फ ने ह्रोथगर को बताया कि मैं कितना ताकतवर हूं। उसने ये कहा कि मैं जो है कैसे मैंने समुद्री जो दानव है उन्हें मारा है, अपने आप को दिखाया, मैं तो खून में ऊपर से नीचे तक नहाया हुआ हूँ, तो मेरे लिए ग्रेंडल क्या है। तो जो है तो ह्रोथगर कहता है हाँ बिल्कुल सही बंदा है, यही लड़ सकता है ग्रेंडल से, और कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी उसी में से एक डैनिश वॉरियर है जिसका नाम है अनफर्थ। वो कहता है, वो बिल्कुल पी रखी है उसने, और वो कहता है, ब्यूवुल्फ को कहता है ये लड़ेगा ग्रेंडल से। वो कहता है ये एक स्विमिंग मैच तो हार गया था, जो 7 दिन का स्विमिंग मैच था, ये वो तो हार गया था ब्यूवुल्फ, ये लड़ेगा ग्रेंडल से। तो ब्यूवुल्फ कहता है क्या मैं अपनी सफाई रख सकता हूँ महाराज। तो उसने कहा कि ह्रोथगर ने कहा हाँ बताओ। तो वो कहता है अपनी स्विमिंग मैच के बारे में, कहता है कि एक दिन मैं और मेरा चाइल्डहुड का फ्रेंड ब्रेका, हमने सोचा कि हम लोग ना अपनी स्विमिंग ताकत देखते हैं कि हम कितना जो है वो स्विमिंग कर सकते हैं समुद्र में। हम लोग जो है जब स्विमिंग मैच शुरू हुआ तो हम लोग अपने साथ एक तलवार लेके निकले थे, मैं और ब्रेका एक तलवार लेके निकले थे। जब हम 5 दिन तक तैरते रहे हम, उसके बाद जो है पानी ने हमें अलग कर दिया। अब ब्यूवुल्फ कहता है इतने सारे राक्षस आए,
एक एक राक्षस मारा मैंने, पता 9 राक्षस मारे मैंने उस 7 दिन के मैच में, 9 राक्षस मारे। और जो है उसके बाद मैं फिनलैंड के वापस जो है वो मैं जो है फिर आया, जब तक शांति नहीं होगी तब तक मैं लौटा नहीं। फिर मैं फिनलैंड पहुंच गया, तो जो है फिर अब बताओ मैं क्या मैच हारा? भाई मैं तो मॉन्स्टर्स मार रहा था, तो मैं क्या मैच हार गया? तो ब्यूवुल्फ उसके बाद अनफर्थ को कहता है कि ये जो अनफर्थ है जो मेरे पे आरोप लगा रहा है, इसने तो बैटल में लड़ने की जगह इसने तो अपने ही जो है एक रिश्तेदार को मारा है, और ये जो हत्या इसने करी है ना, इसके लिए नर्क में सड़ेगा ये। तो ब्यूवुल्फ से कहता है कि ब्यूवुल्फ अनफर्थ से कहता है इतना ही तू बहादुर वॉरियर है तो तुम क्यों नहीं ग्रैंडल से लड़ लेते? तो अब ह्रोथगर की जो वाइफ है क्वीन वेल्थियो, वो कहती है ब्यूवुल्फ से कहती है कि अब तुम ग्रैंडल तो रात को आएगा ही आएगा, अब तुम्हें ही लड़ना है। तो ब्यूवुल्फ और चैलेंजिंग वे में आके कहता है भाई ऐसा है मैं तो बिना शस्त्रों के लड़ूंगा, मैं इतना जो है मैं अपनी वर्थ दिखाना चाहता हूं, मैं कितना पावरफुल, मैं बिना शस्त्रों के लड़ूंगा, I'll fight without any arms। खैर अब जो है आधी रात होती है, और जो वो बीस्ट है ना ग्रैंडल, वो जो है ना रात में खून की प्यास बुझाने के लिए वो मेडहॉल में आता है। अब वो ढूंढ रहा है कहाँ लोग मिले। अचानक से जो है ना वो ब्यूवुल्फ की तरफ मुड़ता है। ग्रैंडल ना अपना पंजा बढ़ाता है, लेकिन ब्यूवुल्फ 30 टाइम्स, पता तुम्हें ब्यूवुल्फ 30 गुना ज्यादा पावरफुल था बिना हथियार के। ऐसी बात तुम हल्के में ले रहे हो ब्यूवुल्फ को, बहुत पावरफुल था वो। फिर वो क्या करता है कि वो जो है ब्यूवुल्फ जो है ग्रैंडल का जो हाथ है ना वो इतनी तेजी से कस के पकड़ लेता है कि वो जो ग्रैंडल है ना अपना हाथ हिला भी नहीं पाता। आप देख रहे हैं एग्जैजरेशन की याद है। खैर अब लड़ाई की आवाजें गूंजने लगती हैं। ब्यूवुल्फ के जो आदमी हैं वो ग्रैंडल को खूब जो है उस पर वार करते हैं, लेकिन ग्रैंडल के ऊपर कोई भी तलवार जो है उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी वेपन में इतनी ताकत ही नहीं थी कि जो ग्रैंडल को मार दे, सिवाय ब्यूवुल्फ के हाथ के। ब्यूवुल्फ की बॉडी उसको मार सकती थी। खैर बाद में ब्यूवुल्फ क्या करता है कि वो ग्रैंडल का हाथ उखाड़ देता है। भाई साहब साउथ के हीरो इससे इंस्पायर्ड है, साउथ के हीरो से ये इंस्पायर्ड नहीं है, साउथ के हीरो जो है वो इनसे इंस्पायर्ड। वो ग्रैंडल का हाथ उखाड़ देता है, ब्यूवुल्फ जो है वो ग्रैंडल का हाथ उखाड़ देता है, और बीस्ट जो है ना वो बेचारा भाग जाता है। बहुत उसका जो है वो बहुत बुरी तरीके से वो उसमें उसके चोट लग गई है। अगले दिन हैरेट में सब लोग बहुत खुश होते हैं उस मेडहॉल में। ह्रोथगर जो है ब्यूवुल्फ की बहुत तारीफ करता है। अनफर्थ जो है अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको ग्रैंडल का हाथ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये खुशी थोड़े ही समय की है, क्योंकि जैसे ही रात होती है ग्रैंडल की माँ जो है वो आती है उसमें हॉल में, और वो ह्रोथगर का जो काउंसलर है जिसका नाम है एशियर, उसको वो अपने साथ उठाकर ले जाती है। ब्यूवुल्फ और ह्रोथगर उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन ब्यूवुल्फ कहता है कि मैं अकेला ही मॉन्स्टर से लड़ूंगा। वो समुद्र के अंदर जाता है, और वो क्या करता है कि सी जो है कुछ जो सी मॉन्स्टर हैं वो ग्रैंडल की मदर की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन जो है वो ब्यूवुल्फ के आगे कोई ठहरते नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ब्यूवुल्फ जो है वो एक उसके पास बहुत बड़ी तलवार है, और वो जो है ब्यूवुल्फ बहुत भारी तलवार है, लेकिन ब्यूवुल्फ जो है वो उस तलवार को उठाता है और उससे उस मॉन्स्टर यानी कि ग्रैंडल की मदर का गला काट देता है। और जब वो ग्रैंडल की बॉडी भी वहीं पड़ी हुई देखता है, तो अब ब्यूवुल्फ उसका सिर काट के, ग्रैंडल का सिर काट के ऊपर आ जाता है। हैरेट अब उस सिर को ट्रॉफी की तरह लेके आता है। अब ब्यूवुल्फ के ऊपर ह्रोथगर बहुत सारा जो है उसको बहुत प्रेज जो है वो उसको करता है। उसके पास बहुत सारे उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देकर जो है वो उसको उसके देश यानी कि स्वीडन जो है वो रवाना करता है। अब यहाँ पर जब ब्यूवुल्फ जो है वो जब ब्यूवुल्फ
अपने जिस भाई हाइलैक नाम के राजा जिसका वो कज़न है, जब उनको अपने एडवेंचर्स के बारे में बताता है तो उसे एक बहुत बड़ी एस्टेट दे देते हैं ब्यूवुल्फ को। खैर, हाइलैक के मरने के बाद और ब्यूवुल्फ जो है वो स्वीडन का राजा गीट्स का राजा बन जाता है और 50 साल तक राज करता है। लेकिन अब तीसरी कहानी है। अब होता ये है कि एक ड्रैगन जो है वो लगातार गीट्स को परेशान कर रहा है, और ड्रैगन ना आग छोड़ता है और उससे लोगों को बहुत परेशान करता है। वो आग क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि ड्रैगन सालों से एक ट्रेजर की, एक खजाने की रक्षा कर रहा है, और उस ट्रेजर में से उसका एक गॉबलेट है, जेम स्टडेड गॉबलेट है, वो कोई लेके चला गया है, तो ड्रैगन जो है वो सबको मार रहा है। अब ब्यूवुल्फ अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अपने साथ 11 वॉरियर्स लेकर वो ड्रैगन को पे चढ़ाई करने के लिए जाता है। अब जैसे ही ब्यूवुल्फ और ड्रैगन जो फाइट में एंगेज होते हैं और ड्रैगन जो है वो अपनी आग छोड़ रहा है, तो जितने भी जो वॉरियर्स वो लेके गया था वो सारे के सारे वॉरियर्स तो पीछे हट जाते हैं ब्यूवुल्फ के साथ। एक केवल विगलैफ नाम का एक जो है वॉरियर है, वो ब्यूवुल्फ का साथ देता है। खैर, ब्यूवुल्फ ड्रैगन को मार देता है विगलैफ की मदद से, लेकिन ब्यूवुल्फ के भी एक बहुत गहरा घाव लग जाता है। अब ब्यूवुल्फ को पता है वो जल्द ही मर जाएगा, तो वो विगलैफ से कहता है कि जाओ ड्रैगन का जो ट्रेजर है वो लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ वो ट्रेजर है कैसा। जब वो ट्रेजर लेके आता है विगलैफ, तो ब्यूवुल्फ कहता है ये ट्रेजर जो है मेरे लोगों की मदद करेगा। और उसके बाद ब्यूवुल्फ मर जाता है, और विगलैफ मरने से पहले वो विगलैफ से कह के जाता है कि तुम मेरे लिए एक बैरो बनाओ, यानी कि एक जो है एक मिट्टी का और स्टोन्स की एक चिता सी तैयार करो मेरे लिए, जिससे ये मेरा बरियल साइट जो है वो बन जाए। विगलैफ जो 10 साथी जो छोड़कर भाग गए थे उनको सजा देता है और राजा के फ्यूनरल की तैयारी करवाता है, और जो है अब यहाँ पर ब्यूवुल्फ खत्म हो जाती है। लेकिन दिखाते हैं, हो सकता है इसका जो राइटर है वो आगे भी लिखना चाहता हो, तो ये दिखाते हैं कि लेकिन ब्यूवुल्फ के मरने के साथ ही कि इस पे गीटलैंड पे फ्रैंक्स और फ्रिशियंस नाम की जो जनजातियां हैं उनके अटैक का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो ये थी कहानी पूरी ब्यूवुल्फ की, जिसे आप देख सकते हैं। ये पूरी ब्यूवुल्फ की कहानी क्या क्या है ये पूरी मैंने दी है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक है, तो इसको मैंने यहाँ से ये पूरा दिया है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बालको? ये एक पेज और है इसका, वो इस समय इसमें नहीं है। आप बताइए भाई, यहाँ तक मेरी है। ये पीडीएफ जो है अभी डाल दी क्या है? ये एक पेज नहीं डाला है, ये वाला लास्ट, ये वाला पेज 6 पेज तक है, 6 है ना ये, यहाँ तक ये वाला, ये तो पूरी होगी ना। हाँ, ये उस पे आपके जो कहाँ पे डाला है कंटेंट में, तो कंटेंट में ही तो डाला होगा। आपके बैच का जो कंटेंट है उसे खोलिए, उसमें जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बैच में जो आपके कंटेंट है उसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। बाकी का आगे का भी आप लोगों को जो है वो मटेरियल इसमें आपका अपडेट हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको जो है बात समझ में आ गई। थैंक यू हो गई है।